गुड मॉर्निंग गर्ल्स। वेलकम टू पुष्टिकर महिला महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड अपनी फ्लूइडिटी या तरलता को खो देता है और वह एक जेली लाइक मास में बदल जाता है। जब भी चोट लगती है या ब्लड बाहर निकलता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो यह जेली लाइक मास में बदल जाता है, और अगर हम इसको कलेक्ट भी करते हैं किसी कंटेनर में तब भी ये जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो प्रोसेस है वह कोएगुलेशन क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना कहलाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजन, वह कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में। फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये आपस में जुड़कर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, और यह जो चोट लगा हुआ स्थान होता है जहां पर ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती है या वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहां पर यह प्लग कर देता है और जो फर्दर ब्लड लॉस है वह कंप्लीटली रुक जाता है। वहां से जो मैकेनिज्म है ब्लड कोएगुलेशन का वह इस तरह से है। ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और ये जो एक्टिवेटेड सब्सटेंसेस हैं वह जरूरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के लिए, और ये सब्सटेंसेस क्लॉटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 इसका प्रेजेंस अभी प्रूव नहीं हुआ है, फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर, और फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फाइब्रिनीज। जो सीक्वेंस है क्लॉटिंग मैकेनिज्म की वो इस तरह से है। जो मोस्ट ऑफ द जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वह प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स के फॉर्म में, और ये सारे एंजाइम्स नॉर्मली जब चोट नहीं लगती है, जब क्लॉटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं या प्रो एंजाइम फॉर्म में होते हैं। और ये जो प्रो एंजाइम फॉर्म है इनको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। और ये जो प्रो एंजाइम का एक्टिवेशन है एक ये सीरीज के द्वारा होता है, जिसमें एक एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है तो वह दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इस तरह से ये पूरी सीरीज चलती है, और जो फाइनल एक्टिव एंजाइम होता है वो थ्रोम्बिन बनता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है थ्रोम्बिन का बनना। स्टेप ब्लड क्लॉटिंग के। जनरल ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेजेस में हम समझ सकते हैं। सबसे पहली है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है जब ये सब्सटेंस बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तभी बनेगा जब चोट लगेगी, ब्लड का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट होगा, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वह कन्वर्ट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। और इसका फॉर्मेशन कुछ सब्सटेंसेस से शुरू होता है, और यह या तो ब्लड के अंदर या ब्लड के बाहर पाए जा सकते हैं। इसलिए जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो बनना है वह 2 पाथवे से हो सकता है। एक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। इंट्रिंसिक यानी जो ब्लड वेसल्स और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके थ्रू जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है तो वह इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है, और जो आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जो कंट्रोल होता है पाथवे वह एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनिशिएट होता है प्लेटलेट से, और यह ब्लड इटसेल्फ होता है।
सीक्वेंसेस इंट्रिंसिक पाथवे की इस तरह से है, जब भी कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, टूट जाती है और उसकी एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है और एंडोथीलियम उसकी एक्सपोज हो जाती है। और इसी समय फैक्टर 12 जिसको हैगमैन फैक्टर कहते हैं वह कांटेक्ट में आता है कोलेजन से और यह कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 इन द प्रेजेंस ऑफ कैलिक्रिन एंड किनोजन। और जो एक्टिवेट फैक्टर 12 है वो कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में। और एक्टिवेटेड फैक्टर 11 जो है वह फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 4 जो होता है ना है कैल्शियम उसकी प्रेजेंस में। एक्टिवेटेड फैक्टर जो 9 है वह फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है और इसके लिए फैक्टर 8 और कैल्शियम की जरूरत होती है। जब प्लेटलेट कांटेक्ट में आते हैं कोलेजन के डैमेज ब्लड वेसल के तो ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं और फॉस्फोलिपिड को रिलीज करते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 होता है वो रिएक्ट करता है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड से और फैक्टर 5 से और बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और इसके लिए जरूरत होती है कैल्शियम आयंस की। और फैक्टर 5 भी एक्टिवेटेड हो जाता है बाय द पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। ये था इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस पाथवे के अकॉर्डिंग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो शुरुआत है बनने की जो शुरुआत है वह टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू होती है और यह इंजर्ड टिश्यू जो चोट लगी हुई टिश्यूज है उनसे निकलता है, उनसे रिलीज होता है। और जो सीक्वेंसेस है वो इस तरह से है, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं इंजरी के दौरान, चोट के दौरान, तो वह रिलीज करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 को। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में प्रोटीन फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वह कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में और इसके लिए फैक्टर 7 की जरूरत होती है। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वह फैक्टर 5 के साथ मिलकर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है। इसके लिए भी जरूरत होती है कैल्शियम आयंस की। अब इस तरह से हमने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने। अब दूसरा जो स्टेज है वह है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जो ब्लड क्लॉट है वो सारा किसके बेस पर है? थ्रोम्बिन फॉर्मेशन के लिए। एक बार जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो वह डेफिनेटली क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है या क्लॉट फॉर्मेशन हो ही जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन जाता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से तो यह कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और इसके लिए कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। जब एक बार थ्रोम्बिन बन जाता है तो वह इनिशिएट कर देता है और ज़्यादा थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स को और इसके लिए फैक्टर 5 की ज़रूरत होती है। और फैक्टर 5 जो है वो एक्सीलरेट करता है दोनों पाथवे को कि वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाए। और जो इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन है वो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट भी कहलाता है। स्टेज 3 फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ये फाइनल स्टेज होती है जिससे क्लॉट बन जाता है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन में और एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन फाइब्रिन मोनोमर कहलाता है। और फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमराइजेशन होता है, उसका बहुलकीकरण होता है जिससे मोनोमर मॉलिक्यूल लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन में बदल जाता है, यानी ये जुड़ जाते हैं आपस में पॉलीमराइजेशन होकर और इस तरह से एक डेंस टाइट फाइब्रिन थ्रेड बन जाते हैं और इसके लिए फैक्टर 8 की जरूरत होती है और कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। और टाइट फाइब्रिन थ्रेड्स अरेंज हो जाते हैं बिल्कुल एक नेटवर्क मैशवर्क की तरह, स्टेबल क्लॉट बनाते हैं। और ये पूरा समराइज फॉर्म है इंट्रिंसिक पाथवे से एक्सट्रिंसिक पाथवे से। इसमें एंडोथेलियल डैमेज और कोलेजन एक्सपोजर से ये वेरियस फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। वेरियस जो फैक्टर्स है एक्टिवेट, एक बार एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर वो दूसरे इनएक्टिव के लिए एक्टिवेटिंग एंजाइम की तरह कार्य करता है। और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और फिर ये स्टेज 2 प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और फिर थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाता है। तो इस तरह से ये क्लॉटिंग का प्रोसेस है। तो आज हमने पढ़ा क्लॉटिंग का प्रोसेस। इसमें वेरियस थ्योरीज भी हैं जो आपको मैंने पीडीएफ में भेजी है, उनको भी आपको नोट्स में लिखना है। थैंक यू।